हेलो स्टूडेंट्स, SDCC फॉर कॉमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की अकाउंट्स का चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पेपर में इसका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए, वो तो ज़रूरी ही है, मगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम अपने बिजनेस की कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करना चाहते हैं तो इस चैप्टर की हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप सभी अपनी अपनी नोटबुक ले आइए और जोन सी भी ज़रूरी बातें हैं वो साथ के साथ लिखते चले जाइए। चलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। एक स्टेटमेंट है। किस चीज की स्टेटमेंट है सर? कह रहे कि बैंक बैलेंस की बात करना चाहता है। अब ये बैंक बैलेंस कहां से आएगा उसकी बात करते हैं। ध्यान से फिर से देखिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है कंपेयर करना। अब किस चीज को कंपेयर करना चाहते हैं? कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करेंगे। कैश बुक कहां पे बनेगी? कैश बुक हमारी बिजनेस के अंदर बनाई जाती है, बिजनेस के अंदर बनाएंगे, और पासबुक जो है वो बैंक प्रिपेयर करेगा। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक के अंदर, जो भी ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर करेंगे, अब उस ट्रांजैक्शंस को अपने बिजनेस की कैश बुक के साथ कंपेयर करने को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोला जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं कि क्या जरूरत है इसको बनाने की और कहां से कौन सी चीजों को इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। कह रहे कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। या तो टाइम गैप की प्रॉब्लम आती है या फिर एरर कमिटेड इन द रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की बात होगी। हमारे पास टाइम गैप हो गया है, कोई ट्रांजैक्शन हमने यहां से तो कर दी है मगर दूसरी तरफ से वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। ये टाइम गैप की वजह से भी हमारे पास एरर क्रिएट हो जाते हैं। बड़े ध्यान से कारण, पहला कारण बताया इन्होंने, टाइम गैप का कारण बताया है, और दूसरा एरर कमिटेड इन द रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की बात की गई है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले टाइम गैप की बात करेंगे। टाइम गैप इन द रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सी बातें हमें ध्यान से पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान से समझनी है, वो या भी आपके पास 9 पॉइंट्स आएंगे। 9 पॉइंट्स को आपने बहुत ध्यान से समझना है और एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझकर रट्टा नहीं मारना। एक बात तो याद रख लेना कि याद तो बिल्कुल भी नहीं करना है, हर बात को ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर ना समझ आए तो दोबारा से सुनिए इस वीडियो को और ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। कह रहे कि सबसे पहली बात क्या कर रहा है, मैं टाइम गैप की बात कर रहा हूं कि जो कोई भी डिफरेंस क्रिएट हो गया है टाइम गैप की वजह से, तो उसकी पहली ट्रांजेक्शन है, कह रहे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी फर्म है, मान के चलिए कि ये हमारे पास एक फर्म है, ये हमारे पास एक फर्म है। फर्म की बात करते हैं, हमारे पास ये एक फर्म है, ठीक है जी, और ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है। ध्यान से सुनिएगा, अब फर्म ने इस पर्सन को चेक इशू कर दिया है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, फर्म ने इस पर्सन को एक चेक इशू कर दिया है। अब चेक इशू तो कर दिया, अब फर्म क्या करेगी? फर्म के पास कैश बुक और पासबुक की बात करते हैं। फर्म के पास तो कैश बुक है, फर्म ने जैसे ही इस पर्सन को चेक इशू किया वो अपनी कैश बुक में से माइनस कर देगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब ये पर्सन ने अभी तक नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, इस पर्सन ने अभी तक ये वाला चेक जो है वो बैंक जाके पैसे निकलवाए नहीं हैं। तो क्या होगा, अब उतनी ही पैसे से हमारी पासबुक में तो वो पैसे पड़े हुए हैं मगर हमने अपनी कैश बुक में से वो पैसे माइनस कर दिए हैं। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बैंक तो पैसे कम करेगा नहीं, क्योंकि जब तक वो पर्सन बैंक में जाके पैसे निकलवाएगा नहीं तब तक बैंक तो उसे माइनस करेगा नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी कैश बुक में उस पैसे को दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। सर कब तक ऐड करेंगे इसको? कह रहे कि तब तक ऐड करके रखना पड़ेगा जब तक ये पर्सन बैंक से पैसे विड्रॉ करवा नहीं लेता है। जैसे ही ये बैंक से पैसे विड्रॉ
करवाएगा तो पासबुक उस अमाउंट से हमारी कम हो जाएगी और उसी अमाउंट से हम अपनी कैश बुक को भी कम कर देंगे। याद रखिएगा किसी भी पॉइंट को रट्टा नहीं मारना है। कई स्कूलों के अंदर ऐसा बोला जाता है कि इन लाइंस को याद कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, याद रखना चाहिए। दोबारा बोल देता हूं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। चेक इशू तो कर दिया गया है, चेक इशू तो कर दिया गया है मगर अभी तक प्रेजेंटेड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमने जिसको चेक देना था, जिसकी भी पेमेंट करनी थी, हमने उसको पेमेंट तो कर दी है मगर उस पर्सन ने अभी तक हमारे बैंक में से पैसे निकलवाए नहीं है, मेरे खाते में से पैसे माइनस नहीं हुए हैं। तो क्या करूंगा, कह रहे कि अपनी कैश बुक में दोबारा से प्लस कर दूंगा और जैसे ही वो पर्सन मेरे अकाउंट में से पैसे निकलवाएगा वैसे ही मैं अपनी कैश बुक में फिर माइनस कर दूंगा। याद रखना जी। अगली बात करते हैं, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बड़े ध्यान से कह रहे कि चेक पे किया, मुझे किसी जिससे मैंने पेमेंट लेनी थी उससे मुझे चेक रिसीव्ड हुआ। जब चेक रिसीव्ड हुआ तो मैंने साथ के साथ जाकर बैंक में जमा करवा दिया। ये मेरा बैंक है, ये मेरा बैंक है, मैंने एक चेक रिसीव्ड किया, मेरे को अमाउंट रिसीव्ड होनी थी, मैंने अमाउंट रिसीव्ड की और वो वाला चेक बैंक में जाकर जमा करवा दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने चेक रिसीव्ड किया मैंने अपनी कैश बुक के अंदर उसको जमा कर लिया, मैंने अपनी कैश बुक के अंदर उस चेक को जमा कर लिया है और साथ के साथ जाकर बैंक में भी वो चेक जमा करवा दिया। अब क्या हुआ, कह रहे कि बैंक ने अभी तक वो पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, वो वाला पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। तो यहां पर क्या बात आ जाएगी, तो पासबुक के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पासबुक के अंदर वो वाली अमाउंट, पासबुक के अंदर वो वाली अमाउंट अभी तक जमा नहीं हुई है, माइनस ही है। तो अब क्या करोगे, जब तक बैंक उसे क्रेडिट नहीं करता तब तक ये दोनों किताबें बराबर में नहीं आएंगी। और अगर आप इसे पहले बराबर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अपनी कैश बुक में से उस अमाउंट को माइनस कर दोगे। माइनस करोगे तो पासबुक कैश बुक के बराबर आ जाएगी। ये सारी टर्म याद रखना, फिर से समझिए, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं करनी है। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, मैंने कोई चेक रिसीव किया था, मैंने रिसीव करने के बाद साथ के साथ अपनी कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कि ऐड कर लिया कि इस अमाउंट का चेक मुझे मिला है, तो मैंने वो वाली अमाउंट जो है बैंक में जमा, अपनी कैश बुक में जमा कर ली है। अब कैश बुक में जमा करने के बाद मैंने उस चेक को बैंक में जमा करवा दिया, चेक को बैंक में जमा करवाया मगर बैंक ने अभी तक वो पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है। तो क्या हो गया, पासबुक जो है उतनी अमाउंट से कम है और कैश बुक जो है उतनी अमाउंट से बढ़ गई है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब मैं बैंक को तो फोर्स कर नहीं सकता हूं कि भाई जल्दी जमा करो, जल्दी जमा करो, मगर मैं अपनी कैश बुक, इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं अपनी कैश बुक के अंदर चेंजेस कर सकता हूं। अपनी कैश बुक के अंदर इसको माइनस कर दूंगा तो ये दोनों किताबें बराबर आ जाएंगी। बड़े ध्यान से, मैंने अभी आपको 2 पॉइंट समझाए हैं। मैंने एक चेक इशू किया पर्सन को मगर उसने अभी तक बैंक से पैसे निकलवाए नहीं हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। मैंने एक चेक रिसीव्ड किया था, मैंने उसे साथ के साथ जाकर कैश बुक में तो जमा कर लिया, साथ के साथ जाकर बैंक में जमा करवा दिया मगर बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। आगे बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्या थर्ड पॉइंट पे कह रहे कि चेक पेड इनटू बैंक, मैंने किसी पर्सन से चेक रिसीव्ड किया, उसे अपनी कैश बुक के अंदर जमा भी कर लिया। जमा करने के बाद मैं उस चेक को बैंक में जमा करवा भी आया, मैंने बैंक में जमा करवा दिया। अब मेरी कैश बुक तो बढ़ गई उस अमाउंट से और साथ के साथ मैंने उसे बैंक में जमा भी करवा दिया चेक को। अब बैंक के अंदर जब वो चेक लगा तो जिस पर्सन ने मुझे वो चेक दिया था, जिस पर्सन से मैंने रिसीव किया था, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो मेरा चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। अब क्या होगा, कैश बुक को तो मेरे को चेक रिसीव्ड हुआ, मुझे क्या पता था कि भाई उसके खाते में पैसे हैं कि नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता ना, मैं तो अपनी ट्रांजैक्शन के हिसाब से चलूंगा भाई, ठीक है जी। मैंने अपनी ट्रांजैक्शन के हिसाब से चला, मैंने कैश बुक में उसे जमा कर लिया, साथ के साथ चेक जाके बैंक में लगा दिया जी कि भाई मेरे खाते में लग जाएगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है जी। मगर वो चेक डिसऑनर्ड हो गया,
ठीक है जी। और पासबुक के अंदर वो वाला पैसा जमा नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे इसको, कह रहे कि अब जब जैसे ही पता लगे कि भाई चेक डिसऑनर्ड हो गया है, मैंने अपनी कैश बुक में तो उसे बढ़ा लिया है, अब कैश बुक में से उसे हटा दूंगा, कैश बुक में से माइनस कर दूंगा, ये वाला चेक की अमाउंट माइनस कर दूंगा कि मेरी कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर आ सके। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है। अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, जो आप कैश जमा करवाते हो तो उस कैश के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक ने जो आपको इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट देने के बाद वो आपको फोन थोड़ा करेगा कि भाई साहब मैंने आपको इंटरेस्ट दे दिया है, वो फोन नहीं करेगा भाई। कहते कि भाई फिर कैसे सर, हमारे को पता कैसे चलेगा, हमारे को पता चलेगा पासबुक में से। पासबुक से पता चलेगा। जब भी आप अपनी पासबुक को कंप्लीट करवाने के लिए जाओगे या फिर अपनी स्टेटमेंट बैंक से निकलवाओगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक ने आपको कितना इंटरेस्ट पे किया है। अब क्या होगा, आप जैसे ही बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, पासबुक तो उतनी अमाउंट से बढ़ गई है, पासबुक उतनी अमाउंट से बढ़ गई है। जैसे ही आप अपनी स्टेटमेंट निकलवाओगे, स्टेटमेंट में चेक करोगे आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, आप साथ के साथ अपनी कैश बुक में भी उसे रिकॉर्ड कर लोगे। कोई भी बच्चा, मैं बार बार पहले भी बोल चुका हूं कि कोई भी बच्चा इन स्टेटमेंट्स को रट्टा ना मारे भाई। अगर आप रट्टा मारोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना और समझना है। अगर कोई पिछली बात आपकी समझ में नहीं आई है तो उसे दोबारा से सुन लीजिएगा, मगर लर्न मत कीजिएगा इन बातों को, इन्हें समझ लीजिएगा। दोबारा बोल देता हूं, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया है, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया तो पासबुक उतनी अमाउंट से, उस ब्याज की, उस इंटरेस्ट की अमाउंट से बढ़ जाएगी। और आपने, जब आपको पता चलेगा, जब अपनी पासबुक कंप्लीट करवाओगे या फिर स्टेटमेंट निकलवाओगे तो उतनी ही अमाउंट से आप अपनी कैश बुक को भी बढ़ा लोगे। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। बिल्कुल जी, ध्यान से सुनिएगा। अब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, कोई फैसिलिटी के लिए आपको लोन दे रखा था, कुछ भी है, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है। अब क्या होगा, पासबुक के अंदर बैंक ने उस अमाउंट को चार्ज किया तो पासबुक उस अमाउंट से कम हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी स्टेटमेंट निकलवाओगे या फिर आपको कोई मैसेज आएगा इस चीज का, मैसेज जैसे ही मैसेज आएगा आप उसे चेक कर सकते हो कि आपने इंटरेस्ट, बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, और उसी ही अमाउंट से आप अपनी कैश बुक को भी माइनस कर दोगे तो आपकी पासबुक और कैश बुक दोनों बराबर हो जाएंगी। बड़े ध्यान से एक एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट वहां पर देखना है। अगर वहां पर बड़ा अमाउंट बढ़ गई है तो हमारे को कैश बुक में भी बढ़ानी पड़ेगी, अगर वहां पर अमाउंट कम हो गई है तो हमें कैश बुक में भी कम करनी पड़ेगी। इन सब चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। यही सारे काम हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर करते हैं। क्या जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। कहते हैं कि बैंक ने चार्ज कर लिया है, बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस काट लिए हैं, कुछ कमीशन चार्ज कर लिया है, जैसे कि एटीएम आपको प्रोवाइड कराया जिसे हम अपना डेबिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है जी, और आपको एसएमएस सर्विस देने के लिए बैंक चार्जेस कर जाते हैं, चेक बुक के लिए कुछ चार्जेस कर जाते हैं, तो वो बैंक ने अपने बैंक चार्जेस काट लिए हैं। जब बैंक ने अपने बैंक चार्जेस काट लिए हैं तो पासबुक में से तो माइनस हो जाएंगे, पासबुक में से माइनस हो जाएंगे। जैसे आपको पता चलेगा कि आपकी बैंक चार्जेस कट चुके हैं तो आपने उसे कैश बुक में से भी माइनस करना है। याद रखिएगा, बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए हैं तो अब बैंक चार्जेस तो कट गए हैं, बैंक चार्जेस कट गए हैं, आपने कैश बुक में से उसे माइनस करना है। जैसे आपको पता चलेगा कि पासबुक में कितने भी चार्जेस वो कटे हैं, आपने साथ के साथ उसे कैश बुक में से भी माइनस कर लेना है। आगे बात करते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। किसी कस्टमर ने सीधा मेरे खाते में पैसे जमा करा दिए हैं, किसी भी कस्टमर ने सीधा मेरे खाते में जब पैसे जमा कराएगा तो पासबुक क्या होगा, तो पासबुक का क्या सीन होगा, पासबुक जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, पासबुक जो है वो उतनी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही वो पर्सन या फिर बैंक की तरफ से मुझे मैसेज आएगा कि इतना अमाउंट आपके खाते में जमा हुआ है तो उतने ही पैसे से मैं अपनी कैश बुक को भी बढ़ा लूंगा। बड़े ध्यान से, किसी कस्टमर ने सीधा मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हैं
तो अब क्या होगा, मेरी पासबुक उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगी, मेरी पासबुक उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगी। अब जैसे ही मुझे मैसेज आएगा या फिर वो पर्सन मुझे इन्फॉर्म करेगा कि सर आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, उतनी ही अमाउंट से मैं अपनी कैश बुक भी बढ़ा लूंगा। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका जो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है मुझे रिसीव्ड हुआ है, बैंक में रिसीव्ड हुआ है, उससे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरी पासबुक इंक्रीज हो जाएगी, मेरी पासबुक इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ही मुझे पता चलेगा कि इतना डिविडेंड और इतना इंटरेस्ट मुझे रिसीव्ड हुआ है, उतनी ही अमाउंट से मैं अपनी कैश बुक को भी इंक्रीज कर लूंगा जी। बड़े ध्यान से, हमारे पास 8 पॉइंट हो गए हैं, एक पॉइंट और रहता है इस ट्रांजैक्शन का, वो क्या है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। आपने बैंक में कोई प्रीमियम भरने के लिए ऑटो डेबिट किया हुआ है कि आपका प्रीमियम चला जाए, बच्चों की स्कूल की फीस चली जाए, टेलीफोन का बिल चला जाए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे हो जाए, बैंक में ऑटो पे फैसिलिटी लगा रखी है। अब बैंक क्या करेगा, ऑटो पे फैसिलिटी है तो बैंक में से वो पैसे क्या हो जाएंगे, पासबुक में से वो पैसे माइनस हो जाएंगे। जैसे ही माइनस होंगे आपको बिजनेस में कैश बुक में से भी वो अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। ध्यान से, बिजनेस में कैश बुक में से वो अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। ये टाइम गैप वाले एरर थे जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये टाइम गैप वाले एरर थे कि एक बार पहले वो ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद हमारे को पता चला तो फिर हमने उसका ट्रीटमेंट आगे से किया। ठीक है जी, ये सारी कहानी इसके अंदर आ जाती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पॉइंट अभी हमने पढ़े हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया कि भाई चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्रेडिट ही नहीं किया। उसके बाद चेक डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है जी, हमारे पास ट्रांजैक्शन थी कि चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, मैंने तो कस्टमर से रिसीव किया और मैंने जाके बैंक में जमा करवाया मगर वो चेक डिसऑनर्ड हो गया है, कस्टमर के अकाउंट में पैसा ही नहीं थे, तो उसका भी इफेक्ट देख लिया। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया, हमारे को मिला, इंटरेस्ट मिला, तो ये टाइम गैप है, पहले वहां पर जमा हुआ, फिर मुझे पता चला और फिर मैंने अपनी कैश बुक में बढ़ा लिया। फिर बैंक का ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट है वो कट गया, पर पहले बैंक ने चार्ज किया, मुझे पता चला, फिर उसका इफेक्ट जो है मैं अपनी कैश बुक में दिखाऊंगा। उसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारे पास आएगा, बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, कमीशन चार्ज कर लिया। अब बैंक पहले चार्ज करेगा, चार्ज करने के बाद मुझे पता चला और फिर मैंने अपनी कैश बुक में भी चार्ज कर लिया। ठीक है जी, बैंक किसी कस्टमर ने सीधा पैसा मेरे बैंक में जमा करवा दिया है, तो पहले बैंक में जमा हुआ, फिर मुझे इन्फॉर्म किया गया, मेरे को पता चला कि हाँ जमा हुआ है, तो फिर मैंने साथ के साथ अपनी बिजनेस की कैश बुक में भी जमा कर लिया। उसके बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड बैंक में आया, पहले जब बैंक में आया तो वहां पर जमा हुआ, जमा होने के बाद मुझे पता चलने के बाद फिर मैंने ट्रांजैक्शन की। ये टाइम गैप की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अब यहां पर भी है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर दिया है, तो कहानी क्या होगी, यहां पर कहानी चलेगी कि पहले बैंक में से माइनस होंगे, फिर मुझे पता चलेगा और फिर मैं अपनी कैश बुक में से माइनस कर दूंगा। ये था टाइम गैप वाला एरर। आगे बात करते हैं डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर कमिटेड बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, कि मतलब कि रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत कर दी हमने। अब रिकॉर्डिंग वाली दिक्कत कौन सी हो सकती है, यानी कि एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म ने रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अब वो प्रॉब्लम कौन कौन सी है उसकी बात करते हैं। कहते हैं कि चेक इशूड टू अ क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने क्रेडिटर को चेक तो इशू कर दिया है, किसी के पैसे देने थे, हमारे क्रेडिटर कौन होते हैं, जिसको हमने पैसा देना है। अब पैसा जिसको देना है उसको चेक तो दे दिया है और उस पर्सन ने बैंक में से जाकर पैसे भी निकलवा लिए हैं, मगर आपने ओमिटेड कर दिया है। अब उस पर्सन जाके बैंक से पैसे निकलवाए तो पासबुक में से तो माइनस हो गया,
पासबुक में से माइनस हुआ, अब हम देख रहे हैं भाई ये किसने पैसे निकलवा लिए, फिर याद आएगा कि ओहो उस पर्सन को हमने पैसे दिए थे और उस पर्सन ने विड्रॉ करवा लिया है, उस पार्टी ने पैसे विड्रॉ करवा लिए हैं, तो हम अपनी कैश बुक में से भी माइनस कर देंगे। ये हो जाता है बिजनेस में, जब बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन सेल परचेज की चल रही होती हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये एक कॉमन चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कहने का मतलब है कि बात ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा होने लगेंगी तो कोई भी अकाउंट्स के अंदर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से काम नहीं चलेगा और हमारा सारा अकाउंट्स खराब हो जाएगा और हमारे जो अमाउंट्स हैं वो ऊपर नीचे आने लगेंगे, बैलेंस शीट तो कभी बराबर ही नहीं आएगी। क्या ना, ये सब टर्म्स इसके अंदर आ जाती हैं कि हमने किसी क्रेडिटर को पैसे चेक इशू कर दिया है और उस पर्सन ने जाके बैंक में से पैसे भी निकलवा लिए हैं, मगर हमें याद नहीं है, पासबुक उतनी अमाउंट से कम हो गई है। जब पासबुक उतनी अमाउंट से कम हो गई है, फिर पता चला कि ये पैसे भाई उस पार्टी को दिए थे, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो फिर उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये भी प्रॉब्लम है। अब मेरे को किसी पार्टी ने चेक दिया, जब चेक दिया किसी पार्टी ने, मैंने साथ के साथ उसे जाकर बैंक में जमा करा दिया। पर अगर इसका एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर क्या होता है कि भाई आपको किसी पार्टी ने चेक दिया, पहले आप जाके उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद फिर जाके बैंक में जमा कराओ, पर ऐसा नहीं किया। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, इस टर्म के अंदर ऐसा नहीं हुआ। आपको चेक मिला, मिलते सारा आपने जाके उसे बैंक में जमा करवा दिया, बैंक में लगा दिया और वो पैसे आपके पासबुक में आ गए हैं। आपकी बैंक की पासबुक के अंदर वो वाली पेमेंट रिसीव्ड हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी पासबुक इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको पता चला कि यार ये पैसे कहां से आए थे, ये तो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है, तो पता चला कि उस पार्टी ने पेमेंट की थी, जाके सीधा ही बैंक में जमा करवा दिया था, तो ये चेक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो आप जैसे ही आपको पता चलेगा आप उसे अपनी कैश बुक में फिर इंक्रीज कर लेंगे। याद रखना, ये प्रॉब्लम है फर्म की, ये फर्म करती है ऐसा काम। कुछ दिक्कतें फर्म की हैं, ये तीनों प्रॉब्लम्स फर्म की हैं कि भाई क्रेडिटर को पैसे दे दिए, क्रेडिटर को पैसे दे दिए, वो रिकॉर्ड ना किए, कहीं से पेमेंट रिसीव्ड की, सीधा जाके चेक बैंक में जमा करा दिया। जब बैंक में जमा कराया, जब बैंक में जमा करवाया तो बैंक तो उसे आपके खाते में क्रेडिट कर देगा। जब क्रेडिट हो गया तो आपके खाते में पैसे आ गए, मतलब कि पासबुक में पैसे आ चुके हैं। पासबुक में पैसे आ गए हैं तो कैश बुक में जैसे ही पता चलेगा आप उसे बढ़ा लोगे। एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बैंक कॉलम जो है कैश बुक के अंदर, जो बैंक कॉलम है उसको गलत टोटल कर दिया है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, तो उसकी टोटलिंग हमें टैली करनी है कि हाँ भाई अब कहीं टोटलिंग में तो नहीं कोई गलती कर रहे, वो उस चीज का इफेक्ट जो है वो भी हमारे पास कैश बुक और पासबुक में पड़ता है, वो भी हमने देखना है। अब एक और बात करते हैं जी कि एक और प्रॉब्लम रह गई है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बैंक। बैंक कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? गलती से आपके अकाउंट में से पैसे विड्रॉ हो जाएं या गलती से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर बैंक ने भी कोई गलती की है तो उसका इफेक्ट आपकी कैश बुक तक जाएगा। अब पहली बात सुन लीजिए कि बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में कोई पैसे जमा करवा दिए हैं। जब जमा करवा दिए तो क्या होगा? पासबुक जो है उतनी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। अब बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हैं तो पासबुक इंक्रीज हो जाएगी। अब पासबुक इंक्रीज होगी तो साथ के साथ कैश बुक को भी इंक्रीज करना होगा। याद रखना, अब जब बैंक पैसे विड्रॉ करवाएगा तो वो विड्रॉल भी चलिए आपको माइनस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो सर यहाँ पर बिजनेस में इफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल इफेक्ट होता है। एक ट्रांजैक्शन बढ़ गई है, चलो यहाँ पे कोई 10, 15, 20 रुपए की ट्रांजैक्शन हो तो बात अलग है, पर अगर 10 लाख 20 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन हो तो क्या करेंगे? तो वो तो फिर हमारी सेल इंक्रीज कर देगी। अगर पैसे गलती से पैसे जमा हो गए हैं जी, वो तो हमारी सेल इंक्रीज कर देगी। उस टर्म के लिए बैंक हमारे को एक रिटर्न में देगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन हमने गलत डाल दी थी जिसका इफेक्ट इनके अकाउंट में जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर हो जाए तो इस तरह से काम करना पड़ेगा। अब गलती से बैंक ने आपके अकाउंट में से पैसे काट लिए हैं, अब काट लिए हैं तो पासबुक क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इसका इफेक्ट आपकी कैश बुक के अंदर भी आएगा।
आप अपनी कैश बुक में से भी इस अमाउंट को माइनस करोगे। और अब छोटी मोटी अमाउंट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर बड़ी अमाउंट है तो उसके लिए भी आपको बैंक से रिटर्न में लेना पड़ेगा कि ये गलती बैंक की तरफ से हुई थी, ये ट्रांजैक्शन हमारी नहीं है। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। और एक बात साफ तौर पर फिर से बोल रहा हूं कि कोई भी बच्चा इन ट्रांजैक्शंस को याद मत करिएगा। अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को याद करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट इसके अंदर आते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। इसकी आगे भी वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगी। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करिए। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस चैप्टर को समझने की। बहुत बहुत धन्यवाद।